नमस्कार दर्शकों, सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अलाइनर्स का ट्रीटमेंट कैसे शुरू किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी प्लानिंग का वीडियो एक पहले ही हमने शेयर किया हुआ है, तो अगर वो आप नहीं देख पाए हैं तो उसको ज़रूर देख लें। आज उस प्लानिंग के बाद हम इस पेशेंट को अलाइनर्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले अभी जो आप स्टेप देख रहे हैं वो इनके दांतों को तैयार करने का है। एक जनरल मैनेजमेंट इनके मुंह का हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज से क्योंकि इनका अलाइनर्स का ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है, तो जो फर्स्ट स्टेप उसमें किया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया की जाती है, वो आज आप सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आप देख रहे हैं वो ये है कि इनके दांतों की अभी एचिंग की जा रही है, जिसके ऊपर अभी हुक्स बनाए जाएंगे। अगर आपको ध्यान हो, जो पहला वीडियो हमने शेयर किया था तो उसमें ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए एक इंस्ट्रक्शंस थे, जिसमें कि किस दांत के ऊपर क्या काम करना है वो मेंशन था। तो आज उसी के अनुसार जो ऑर्थोडोंटिस्ट इस पेशेंट को ट्रीट कर रही हैं, वो उन दांतों को तैयार करेंगी ताकि उसी के हिसाब से इनकी अलाइनर्स की डिलीवरी हो पाए। तो जो अभी हमने एचिंग का स्टेप देखा है वो इसलिए देखा है क्योंकि जो दांत होते हैं उनके ऊपर अभी हम जो कॉम्पोजिट बॉन्ड करने वाले हैं, उनकी रुकावट और जो उस पर स्ट्रेस पड़ने वाला है अलाइनर का, उसको वो आसानी से झेल पाएँ। अगर दांत गीले रह जाते हैं या दांतों के ऊपर मॉइस्चर कंट्रोल ठीक से नहीं रह पाता, तो दांतों का जो बॉन्ड होता है मटेरियल के साथ वो वीक हो जाता है और टाइम टू टाइम वो ब्रैकेट्स या जो अटैचमेंट्स होते हैं वो टूटते रहते हैं। तो जैसा अभी आपने देखा कि एचिंग करने के बाद, क्योंकि उसमें एक माइल्ड एसिड का इस्तेमाल होता है, उसके बाद जब वो एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया जब रफ़ हो जाता है, तो उसके ऊपर अभी बॉन्ड लगाकर इस लेज़र लाइट से उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, ताकि बाद में अभी जो मैम अटैचमेंट्स लगाएंगी वो उसके ऊपर ठीक से लग पाएँ और फिर एक ज़ीरो ट्रे के साथ जो है उन अटैचमेंट्स को बनाया जाएगा। ये जो वाइट कलर का अप्लायंस इन्होंने होल्ड किया हुआ है, इसको चीक रिट्रैक्टर कहते हैं। और इसकी मदद से जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम, जो वर्केबल एरिया होते हैं उससे दूर रखते हैं, ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना आए जब हम उसके ऊपर कुछ काम करें। अब ये जो हाथ में हमारे है, ये वही ज़ीरो ट्रे है जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया था आपसे। और ये एक पैसिव ट्रे होती है जिसमें कोई एक्टिव फोर्स दांत के ऊपर जनरेट नहीं होती है। और उसमें जिन जिन दांतों के ऊपर हमें होल्ड बनाना है, जिनके ऊपर हमें फोर्सेस एक्सर्ट करनी है, उन्हीं दांतों के ऊपर अभी हमने वो जो इंजेक्शन से आप देख रहे थे वो मटेरियल लगा के इसको पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करा है। और यहाँ पर अभी हम उनको अडेप्ट करेंगे ताकि जो हुक्स हमें बनाने हैं वो बन जाएं, और बाद में लेज़र की सहायता से उसको पॉलीमराइज़ करेंगे। ये स्टेप देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और अगर इसको ठीक से ना किया जाए तो अलाइनर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो घट जाती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ऑर्थोडोंटिस्ट की ओपिनियन में क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट कंपनीज बहुत सारी आ गई हैं, बट आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बारीकी का काम है। और अगर कोई प्रोफेशनल नहीं है तो फिर उस कंडीशन में पेशेंट जो होता है वो बहुत परेशान रहता है। अभी इस एक्सप्लोरर की सहायता से सारे दांतों को वो प्रॉपरली कॉन्टूर करेंगी। और लेज़र का जो इसमें क्योरिंग साइकिल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आधा अगर आप कोई भी चीज़ कुक करेंगे तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो चाहे वो एचिंग की साइकिल हो, चाहे वो बॉन्ड की साइकिल हो, या वो उसकी पॉलीमराइजेशन की साइकिल हो, इसको पूरी तरीके से करना ही सक्सेसफुल एंकरेज की डिटर्मिनेशन होती है। आपने अक्सर सुना होगा, कई बार लोगों की फिलिंग्स निकल जाती हैं, जो लेज़र फिलिंग्स होती हैं, उसमें बहुत सा कारण यही रहता है कि जो स्टेप्स होते हैं वो ठीक से फॉलो नहीं होते, जिसकी वजह से जो रिटेंशन है वो नहीं आ पाती है और जो मटेरियल होता है वो दांत का बॉन्ड छोड़ देता है। अदरवाइज़ अगर प्रॉपरली इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाए
तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक दांतों के साथ चिपके रहते हैं, आसानी से नहीं निकलते। जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है उसमें भी तकरीबन 1.5 साल 2 साल तक भी कई बार ब्रेसेस लगाने पड़ जाते हैं। तो अगर अच्छे से इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है तो वो ब्रैकेट्स वगैरह सब इंटैक्ट रहते हैं और फोर्सेस को विथस्टैंड कर पाते हैं। तो अभी एक साइड का हमने कंप्लीट कर दिया है, अभी दूसरी साइड की तरफ काम चल रहा है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगाने के लिए हैं, जो कंपोजिट ब्रैकेट्स की बात हो रही है। और ये जो ट्रीटमेंट होता है ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जब एक बार अलाइनर इनको दे दिए जाएंगे तो बाहर से देखने वाले को बिल्कुल नहीं मालूम चलता कि पेशेंट के मुंह में कोई एक्टिव काम चल रहा है, कोई फोर्सेस लगी हुई हैं, क्योंकि एंटायर कॉन्सेप्ट ही इसी बात का है कि एक तो इनविजिबल रहे एंड एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट भी होता रहे। तो जो इनिशियल जो कंपनी थी, जो इनविजिलाइन जो थी, वो इसी कॉन्सेप्ट पर आई थी कि अलाइनमेंट भी हो जाएगी लेकिन किसी को दिखाई भी नहीं देगा। तो ये दूसरी जो साइट है उसमें भी अब जो हमारी ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो सारे ब्रैकेट्स को तैयार कर रही हैं और वहाँ पर भी लगाने के बाद उसको फिर पॉलीमराइजेशन करेंगी। आप देख सकते हैं पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं होता है इसके अंदर, किसी प्रकार का कोई पेशेंट को बॉदरेशन या टेक्निक सेंसिटिव रिक्वायरमेंट पेशेंट की एंड से हमें नहीं होती है। तो अभी इस ट्रे को वापस पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करेंगे। बार बार चेक इसीलिए करना पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली पेशेंट के मुंह में सेटल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं भी किसी भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो तभी के तभी कर सकते हैं। जनरली लोग ये समझते हैं कि डेंटिस्ट्री का जो काम है वो बहुत सिंपल है, इतना बारीक नहीं है, क्रूड है, ऊपर ऊपर से देखने में सारे काम इजी लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर काम को तरीके से करने पर आएंगे तो छोटे से छोटा काम भी बहुत रिक्वायरमेंट्स मांगता है। तो ये तो फिर भी डायरेक्ट मुंह के अंदर काम है, बारीक काम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, बहुत टेक्निक की ज़रूरत होती है और पेशेंट की तरफ से भी कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर सीरियस डेंटल सर्जन है और सीरियस पेशेंट है तो आप देखेंगे कि जो ट्रीटमेंट की डिलीवरी है वो बहुत अच्छी होती है और टाइम टेकिंग होती है। तो एक बार अभी जो हमने हुक्स बनाए हैं उसके बाद जो दूसरा स्टेप है जिसको हम IPR कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंटर प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग, यानी जहां हमें दांत नहीं निकालने हैं वहां पर थोड़ा सा दांतों को दाएं बाएं तरफ से शेव कर दिया जाता है। अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने क्राउडिंग के ऊपर एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा इस बारे में समझाया हुआ है। उसी स्टेप को यहाँ पर आप होते हुए देख रहे हैं कि जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो जो जिन दांतों पर हमें ज़रूरत है काम करने की उनको धीरे धीरे शेव करके हल्का हल्का 0.2 0.4 mm स्पेस, जो कि नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देती है, वो स्पेस बनाई जा रही है ताकि जब दांतों का मूवमेंट शुरू हो तो वो स्पेस हम अलाइनमेंट में कवर कर लें। तो जब एक बार दांत अलाइन हो जाएंगे तो ये जो स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं ये तब पता भी नहीं लगेगी कि वो स्पेस गई कहाँ, क्योंकि दांतों का मूवमेंट ही उस स्पेस को कैप्चर कर लेगा और दांत पूरी तरीके से अलाइन हो जाएंगे। इस केस में जो इनके सेंट्रल इंसाइजर हैं वो तो एक दूसरे पर थोड़ा सा चढ़े हुए भी हैं, जिन्हें हम ओवरलैपिंग कहते हैं, और उसको भी हमें इसके अंदर हटा के थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाना है, तो थोड़ा सा स्पेसिंग हमें यहाँ पर ज़्यादा भी चाहिए होगी। अब ऊपर का काम हम कंप्लीट कर चुके हैं, बिकॉज अलाइनर्स में जो है सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, तो जो फर्स्ट सिटिंग होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और उसमें जब एक बार काम ठीक से कर दिया जाता है तो बाकी का काम फिर पेशेंट की कंप्लायंस और अलाइनर की जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है उससे काफ़ी आसानी से हो जाती है। ये ऊपर का जब हम काम कर चुके हैं तो अब ये नीचे की तैयारी आप देख रहे हैं कि नीचे भी सेम प्रोसीजर, और नीचे के लिए भी दूसरा जो इनका ज़ीरो अलाइनर है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ की अभी पॉलीमराइजेशन की जा रही है ताकि वहाँ पे भी अलाइनर्स की डिलीवरी की जा सके। तो एक बार जब अलाइनर्स की बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाएंगी तब फिर हम पेशेंट को अलाइनर्स कैसे लगाना है, कैसे उतारना है,
वो सिखाएंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो पेशेंट्स को अलाइनर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे लगाना है, कैसे उसको यूज़ करना है, वो सारा अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, क्योंकि अलाइनर्स की जो सक्सेस है उसमें पेशेंट कंप्लायंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो पेशेंट को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, इसके लिए पेशेंट का इसमें इन्वॉल्व होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि डॉक्टर का। तो यहाँ पे सारी बात उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मॉर्फोलॉजी है, वो सारी चीज़ें पेशेंट को समझाई जा रही हैं। और एक बार जो बॉक्स के अंदर का भी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था अलाइनर्स के बारे में, उसके बारे में से भी जो भी चीज़ें होंगी वो पेशेंट को बताई जाएंगी। तो अब जो आप देख रहे हैं वो ये है कि पेशेंट को हम ये सिखा रहे हैं कि जो अलाइनर्स हैं वो बेसिकली लगाने कैसे हैं। तो ये स्टेप कैसे लगाना है, उसको आगे से लगाना है या पीछे से लगाना है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो पेशेंट की यहाँ पर होती हुई आप देखेंगे, ताकि पेशेंट इस चीज़ को समझ ले कि उसको एक्सपेक्ट क्या करना है। क्योंकि अभी तक पेशेंट को कुछ भी लगाने की आदत नहीं थी, तो एक बार अब नई चीज़ लगेगी तो उसके लिए उनको हैबिट वगैरह ये सब चीज़ों की आदत जब पड़ेगी तो उसके लिए उनको एक्सपेक्टेशन क्या करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही पेशेंट कंप्लायंस के लिए आगे भी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक बार जब ये ट्रेस लगाना शुरू करेंगी तो इनिशियल 7 to 10 डेज़ इन्हें बहुत अजीब सा लगेगा। तो पहले से ही पेशेंट को समझा देना क्या इनके डूज़ हैं, क्या इनके डोंट्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे का अब वो उनको सिखा रही हैं कि नीचे का कैसे लगाना है। और बहुत इजी हो जाता है जब डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत फ्री हो, आपस में कम्युनिकेशन पूरा हो, तो पेशेंट के दिमाग से भी ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं कि अगर कोई उसे प्रॉब्लम होगी तो वो किसकी तरफ जाए। ये जो बॉन्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रीटमेंट की सक्सेस के लिए। अब ये उस बॉक्स में से जो भी चीज़ें निकली थी उनका उनको यूज़ सिखा रही हैं कि एक जो आप देख रहे हैं इसको चूई बोलते हैं, तो उस चूई का इस्तेमाल ये सिखा रही हैं कि कैसे लगाना है, कैसे उसको यूज़ करना है। और एक बार जब लगाना सिखा देंगी तो फिर निकालना भी उसके बाद सिखाएंगी, क्योंकि ये ट्रेस जो हैं जो खाते टाइम होता है उस टाइम पे इसको ये उतारनी होती हैं, उसके बाद दोबारा लगानी होती हैं। तो ये निकालना और लगाने की जो एक्सरसाइज है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और एक बार जब पेशेंट इसमें वेल ट्रेंड हो जाता है तो अलाइनर्स का जो ट्रीटमेंट होता है ये बिल्कुल केक वॉक की तरीके से होता है, बहुत इजीली पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस जैसा मैंने अभी पहले बताया कि जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है, एक तो ट्रीटमेंट प्लानिंग, और जो फर्स्ट जो सिटिंग है जो अभी हमारी पेशेंट के साथ यहाँ चल रही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर ये दोनों पार्ट हमारे अच्छे से हो जाते हैं तो उसके बाद पेशेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और बीच में अगर कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर होती हैं तो वो उसके लिए फिर डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत है आप क्लिनिक आइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। कभी फ़ोन पे कोई परेशानी होगी तो फ़ोन पे भी वीडियो कॉल के थ्रू, या छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम है तो टेलीकॉन के थ्रू भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना इन्वॉल्व होकर केस के बारे में बता रही हैं, सारी चीज़ें बता रही हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर रही हैं। ये वो बॉक्स है जो हमने अंदर देखा था जिसमें इतनी सारी चीज़ें निकली थी, तो उन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कि कैसे क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, ये सब पेशेंट को अभी वो सिखाएंगी। अब इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमेशा पीछे और अंदर की साइड से निकालना है, ठीक है। ओपन करो आप, सपोज हमें अपर का उतारना है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट भी दिया हुआ है उन्होंने फॉर आर ईज। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली उनको निकालने के लिए सिखा रही हैं कि अगर जब अलाइनर निकालना हो और आराम से ना निकल पाए तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कैसे उसको डिसलॉज करके निकालना है, ये ट्रेनिंग अभी पेशेंट को दी जा रही है। वहाँ से डिसएंगेज दोनों साइड से। अब इसको इधर से डिसएंगेज करना है, बक्कल साइड से।
ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि अलाइनर्स का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमने इनके सारे बेसिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद ही हमने अलाइनर्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है, क्योंकि इस दौरान अगर इन्हें किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई तो जो पूरा स्कैन हमने किया है वो पूरा स्कैन ख़राब हो जाएगा और दोबारा से सारा स्कैन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अगर आप कराते हैं, चाहे वो ब्रेसेस का हो या अलाइनर्स का हो या सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस का हो, तो उसमें जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं करेक्टिव डेंटिस्ट्री की वो पहले कंप्लीट होंगी। उसके बाद ही पेशेंट को ब्रेसेस या अलाइनर्स के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। अभी आप इसको खुद से पहनोगे और खुद से निकालोगे। लो, मैं ये पकड़ती हूँ आपके। पहले कोऑर्डिनेट करो। एक बार जब उन्होंने लगाना निकालना सिखा दिया तो अब पेशेंट को प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अब हमारे सामने लगा के दिखाओ, उतार के दिखाओ, ताकि पेशेंट सुपरविजन में पहनने और उतारने की आदत डाल ले। और एक बार जब पेशेंट हमारे सामने पहनना या उतारना सीख लेगा तो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ, मैं इसे पहन सकता हूँ या उतार सकता हूँ। बाद में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो वो फिर हम फ़ोन पे या वीडियो कॉल के थ्रू ऑलरेडी सॉल्व कर देते हैं। हो गया? चलो अभी इसको निकालेंगे। नीचे वाले को निकालूंगा? हाँ, that's right. निकालो नीचे वाले को। She is intelligent that way. तो यहाँ पे ये उसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके अपना अलाइनर खुद निकालने की कोशिश कर रही हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कैसे उनको अलाइनर निकालना है। प्रैक्टिस करेंगी 2-4 बार तो यूज़ टू हो जाएंगी, बट बिना प्रैक्टिस के घर पर अगर अपने आप सीधा शुरू करेंगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए क्लिनिक में जब भी हम पेशेंट को कॉल करते हैं और इस तरीके का कोई भी डिवाइस दें, चाहे वो अलाइनर हो, फ्लेक्सिबल डेंचर्स हों, कंप्लीट डेंचर्स हों या नाइट गार्ड्स हों, माउथ गार्ड्स हों, कुछ भी हों, तो हम पेशेंट को एक बार चेयर पे उसकी प्रैक्टिस पहले कराते हैं ताकि जब वो घर चला जाए तो अनअसिस्टेड उस डिवाइस को यूज़ कर पाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और एक बार जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है तो उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें इतनी प्रॉब्लम नहीं करती और टाइम टू टाइम पेशेंट बीच बीच में आके अपना चेकअप कराते रहते हैं। तो नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी स्टिक में यूज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट जो हैं डॉक्टर प्रियांशी, वो थोड़ा सा इनको दोबारा गाइड कर रही हैं कि कहाँ कहाँ पे लगाना है, कैसे फोर्स लगानी है, ताकि उसको वो निकाल पाएँ। और पेशेंट जो है साइड टू साइड उसको सुन भी रही हैं ताकि जब उनका नंबर आए तो उसके बाद वो उसको निकाल पाएँ। तो इस प्रकार से अलाइनर्स का ट्रीटमेंट जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसको शुरू किया जाता है। फ्रॉम स्कैन से लेके अलाइनर्स की डिलीवरी तक हम पेशेंट को जनरली बार बार कॉल करते रहते हैं। आमतौर पे वैसे तो जैसा आपने पहले देखा था कि 8-9 ट्रेज आ जाती हैं, हम चाहते तो वो भी दे सकते थे इसके अंदर, लेकिन क्योंकि पेशेंट अभी शुरू कर रहा है अलाइनर के ट्रीटमेंट को, तो हम पहले महीने भर का रिकॉल रखते हैं, फिर 2 महीने का रिकॉल रखते हैं, और जैसे जैसे पेशेंट को फिर आदत होती चली जाती है हम टाइम फ्रेम बढ़ाते चले जाते हैं और फिर मिड ट्रीटमेंट में एक बार स्कैन करके देखेंगे कि इनको कितना फ़र्क आया है, ताकि हम आगे का अगर कोई करेक्शन करना पड़े तो हम उसको कर पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आज अलाइनर से रिलेटेड आपको बहुत सारे एप्रीहेंशंस क्लियर हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। नमस्कार।